प्रिय विद्यार्थी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप भारतीय राज्य व्यवस्था और मूल अधिकार, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के भाग से मूल अधिकारों के अध्याय 6 में हैं और आज अध्याय 6 की 11वीं कक्षा है, 11वां भाग है, 11वें दिन की कक्षा है। और आज हमें बात करना है अनुच्छेद 18 पर, आर्टिकल 18 पर हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 क्या है? ये उपाधियों का अंत करता है। ये क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कि कोई उपाधि जो है किसी के पास नहीं रहेगी। कोई उपाधि हो, सर की उपाधि, राजा की उपाधि, सम्राट की उपाधि, राजकुमार की उपाधि, या कोई ऐसी उपाधि जो एक व्यक्ति को, एक नागरिक को अन्य नागरिकों से असमान कर दे, ऐसी सभी उपाधियों का अंत करने की बात की गई अनुच्छेद 18। आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अनुच्छेद है, राइट्स टू इक्वलिटी का अनुच्छेद है। यहां समानता की बात होती है, समता के अधिकार की बात होती है। तो संविधान निर्माताओं ने ये पूरी कोशिश की कि कहीं से भी समता के अधिकार में कहीं कोई कटौती या कमी ना हो। अगर मान लें कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी उपाधि हो, सम्राट फला, राजा फला, ऐसी कोई उपाधि हो नाम के साथ, तो वह व्यक्ति बाकी व्यक्तियों से समान नहीं रहेगा, असमान हो जाएगा। और संविधान के मौलिक अधिकार में दी गई समानता के अधिकार की जो गारंटी है वो समाप्त हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख करके भारत में जितने भी प्रकार की उपाधियां थी, जो राजाओं के पास, राजाओं के द्वारा दिए गए उनके लोगों के पास, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियां किसी के भी पास, उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के माध्यम से। यानी अनुच्छेद 18 ने किसी भी प्रकार की कोई स्पेशलिटी, यानी आम में कुछ खास हो जाना, इनको प्रतिबंधित किया अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के माध्यम से। यहां हमें 4 अनुच्छेद पढ़ने हैं। अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(3) और अनुच्छेद 18(4). तो बारी बारी से हमें देखना है कि अनुच्छेद 18(1) में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और
4 में क्या है। तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(1) क्या कहता है? कहता है कि राज्य जो है ना, राज्य को एक निर्देश आदेश है कि राज्य सेना और शिक्षा यानी विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर और कोई उपाधि नहीं देगी। ऐसा कोई सम्मान किसी को नहीं दिया जाएगा। केवल अगर कोई सम्मान होगा तो उसका विषय सैन्य होगा या फिर विद्या ज्ञान होगा, शिक्षा होगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि राज्य सेना या विद्या, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा, चलिए इसको विद्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा, सम्मान के अलावा और कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। यानी कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी, प्रदान नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 18(1) साफ साफ राज्य से कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। राज्य को ये मनाही है कि राज्य कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। देगा तो सेना या विद्या से संबंधी सम्मान ही देगा, या कोई उपाधि भी अगर लगता है तो सेना या विद्या से संबंधित उपाधि हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है इसके बारे में कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। तो भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तो अनुच्छेद 18(2) में राज्य ने यानी संविधान ने एक और प्रतिबंध लगाया कि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश से कोई सम्मान नहीं ले सकता। यानी अपने देश में सम्मान मिलेगा नहीं शिक्षा और सैन्य विषय को छोड़कर, और दूसरे देश से भी मिलेगा तो आप नहीं ले सकते, लेना नहीं है। अगली बात 18(3) की बात कर लें हम लोग। अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 18(3) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को अगर धारण करता है
तो किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास के आधार पर आधारित किसी पद पर है, तो वह भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो आइए इसको नोट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, इस बिंदु में क्या है, इस बिंदु में है कि कोई भी व्यक्ति कैसा व्यक्ति, भारतीय ना हो, जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जो भारतीय नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी लाभ, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास, मैंने या तो लाभ का पद हो या विश्वास के किसी पद को धारण करता हो, विश्वास के किसी पद को क्या करता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, धारण करता है तो किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण कर नहीं सकता। ये बात अनुच्छेद 18(3) कहता है। पुनः देखेंगे कि अनुच्छेद 18(3) ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत में किसी लाभ के पद पर है या किसी ऐसे पद पर है जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, विश्वास किया जा सके। तो ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। करने के लिए शर्त यह है कि इसमें शर्त राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति किसके सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। विदेश से भी विदेशी व्यक्ति है, भारत में लाभ के पद पर है या किसी विश्वास के या विश्वास आधारित पद पे है, तो विदेश से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर करना है तो राष्ट्रपति से सहमति लिए बिना संभव नहीं है। यानी कि भारत की सरकार से सहमति लिए बिना संभव नहीं है, ये कहता है अनुच्छेद 18(3). अब बात कर रहे हम लोग अनुच्छेद 18(4). अनुच्छेद 18(4) ये क्या कहता है, अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है, इसका क्या बिंदु है, तो ये कहता है कि कोई भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में अगर लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना धारण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय हो चाहे विदेशी हो,
किसी विदेशी लाभ से भारत मतलब कि लाभ के पद पर अगर है तो विदेश से न तो उपहार ले सकता, न तो भेंट ले सकता, न तो उपलब्धि परिलब्धि, न तो उपाधि ग्रहण कर सकता। ऐसा राष्ट्रपति की सहमति के बिना संभव नहीं है। तो भारतीय हो या विदेशी, यहां ऐसे नागरिक की बात हो रही है जो भारतीय हो या विदेशी, कोई भी हो, भारत में लाभ का पद धारण करता है तो, यानी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो उसके साथ क्या कंडीशन है? धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार भेंट उपलब्धि ठीक है, उपलब्धि या पद उपलब्धि या पद, कोई भी चीज, न तो उपहार ले सकता है, न तो कोई भेंट ले सकता है, न तो उपलब्धि या कोई पद ले सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अनुच्छेद 18(4) कहता है कि भारतीय हो या विदेशी हो, अगर भारत के अंदर लाभ के पद पर है तो विदेश से उपहार भेंट उपलब्धि पद कोई भी चीज राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। करना है तो केवल और केवल राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर। उदाहरण के रूप में देखें तो 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई, जिसमें पद्म विभूषण, पद्मश्री ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए। यहां भी विवाद आया कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये तो उपाधि की तरह हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं हैं, पुरस्कार हैं। और एक और चीज उसमें जोड़ा गया कि इन पुरस्कारों को नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में या पहले या बाद में कैसे भी लगाने की मनाही होगी। यानी इस पद को, इस पुरस्कार को नाम के साथ टाइटल के रूप में, उपाधि के रूप में नहीं जोड़ सकते। इस बात को हमें यहां मेंशन करना है। तो मुख्य बात यह है कि 1954 में स्थापित पुरस्कार हैं। 1954 में स्थापित पद्म
पद्म पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण तथा पद्मश्री। इस तरह से 1954 में जो पद्म पुरस्कार स्थापित किए गए, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री, इनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 1954 में स्थापित के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इन्हें पुरस्कार माना, उपाधि नहीं। क्या माना? पुरस्कार माना, उपाधि नहीं माना। कहा कि ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार हैं। यद्यपि क्या चीज? यह पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को, यद्यपि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के साथ प्रत्यय या साफ इस बात को जान लीजिए, प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग नहीं करेगा। तो ये बात भी साफ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया अपने निर्णय के माध्यम से कि ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं हैं, और इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ पहले या बाद में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये उपाधियां नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया। आइए इस टॉपिक को शुरू से एक बार देख लें और समानता के अधिकार खंड के कक्षा को आज समाप्त करें। बात होनी थी आज की कक्षा में उपाधियों के अंत के बारे में, टाइटल को खत्म करने के बारे में। अनुच्छेद 18 यही कहता है। अनुच्छेद 18 में क्या प्रावधान है, ये 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(3) और अनुच्छेद 18(4). इन चारों में है पहला अनुच्छेद 18(1). 18(1) कहता है कि राज्य जो है वो सेना और विद्या इन दोनों से संबंधित सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। यानी कोई उपाधि प्रदान करेगी तो किससे संबंधित? तो ज्ञान से संबंधित, विद्या से संबंधित, और सेना में पराक्रम दिखाने के आधार पर उपाधि देगी। केवल वो 2 विषय रहे, सैन्य विषय और विद्या का विषय। ये 18(1) में स्पष्ट किया गया।
18(2) कहता है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। मान लीजिए कोई विदेशी राज्य किसी नागरिक को उसके कार्यों से प्रभावित और प्रसन्न होकर के कोई उपाधि देता है, भारतीय नागरिक कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, विदेश से कोई उपाधि नहीं लेगा। ये अनुच्छेद 18(2) कहता है। अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है, इसको देखें। अनुच्छेद 18(3) हर उस व्यक्ति की बात करता है चाहे वो भारतीय नागरिक नहीं है। अभी तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में भारतीय नागरिक की बात हो रही थी। अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक नहीं है ऐसा व्यक्ति राज्य के अधीन अगर किसी लाभ के पद है, विश्वास के पद पर धारण करता है, तो विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करे। वो विदेशी है लेकिन भारत सरकार के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पे कार्य करता है, तो विदेश से भी वो उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर ऐसा करना होगा तो राष्ट्रपति से उसे सहमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से उसे अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी व्यक्ति भी जो भारत में कार्य कर रहा है विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 18(4) इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि भारतीय हो या विदेशी। यहाँ क्या कहा गया, यहाँ कहा गया कि भारतीय हो चाहे विदेशी हो, अगर भारत में लाभ के पद पर है तो विदेशी राज्य से उपहार नहीं ले सकता, कोई भेंट नहीं ले सकता, कोई उपलब्धि या पद नहीं ले सकता। अगर लेगा तो राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर ही लेगा। अगर उसे राष्ट्रपति सहमति देता है तभी वो किसी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करेगा, अन्यथा स्वीकार नहीं करेगा। एक विषय आया 1954 में जब पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई। पद्म पुरस्कारों की स्थापना, पद्म पुरस्कार जो थे वो विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन इस पर भी पद्म पुरस्कार जो 3 प्रकार के पुरस्कार हैं 1954 से देना शुरू किया गया। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार हैं। इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ किया कि अगर ये पुरस्कार किसी को मिला है तो ध्यान रहे ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। ये सम्मान है, पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। और इन पुरस्कारों को पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के साथ पहले या बाद में जोड़कर उपाधि की तरह इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया। तो इस प्रकार आज की कक्षा में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक पर बात समाप्त होती है। अब अगली कक्षा में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।